मतलब क्या है ये हमने अंडरस्टैंड करना है। डैम्प्ड बेसिकली तो ये है कि जिस ऑसिलेशन के अंदर आपको जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर एक ऑसिलेटर को लेते हैं तो उस ऑसिलेटर के अंदर एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है और वो एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ मूव करता रहता है। तो ऐसी ऑसिलेशन जो है ये हम इस कैटेगरी के अंदर लेके आते थे। लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर ये ऑसिलेशन कांस्टेंट नहीं रहेगी, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो आपके पास कांस्टेंट नहीं होगा। तो इसमें ये इस तरह का जो आपके पास ऑसिलेटर होता है ना, इसको हम फिर आइडियल ऑसिलेटर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा आइडियल केस होता है। नॉर्मली जो है हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है क्योंकि आइडियल ऑसिलेटर के पास फ्रिक्शन नहीं होती, यानी ये फ्रिक्शन लेस होता है। ठीक है, तो और अगर ये फ्रिक्शनलेस है तो इसका मतलब है कि ये बेसिकली आपके पास इसमें मैकेनिकल एनर्जी जो है ना वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके पास जो एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो इन तमाम चीज़ों का यानी डैम्प्ड ऑसिलेशन से पहले हम इस ऑसिलेशन को अंडरस्टैंड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये एक आइडियल मॉडल बनता है, फ्रिक्शन लेस होता है, एनर्जी इसके पास कांस्टेंट होती है और इन तमाम बेसिस की वजह से इसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो फिर कांस्टेंट कहलाता है। लेकिन जब हम इसको रियल वर्ल्ड में आके देखते हैं तो रियल वर्ल्ड के अंदर हम ये चीज़ फील करते हैं कि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। यानी हमारे पास डेसिपेटिव फोर्सेस रहेंगी और इन चीज़ों को हम कम तो कर सकते हैं लेकिन इसको ख़त्म नहीं कर सकते, यानी आइडियल मोड के अंदर नहीं कंप्लीटली ला सकते। तो जब ये फैक्टर्स आएंगे यानी रियल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि अगर इसमें फ्रिक्शन आएगी तो जब फ्रिक्शन आएगी तो इसका मतलब है एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी और जब एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी तो फिर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम ये कहेंगे कि ये हमारा ऑसिलेटर जो है ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है या इसके अंदर डैम्पिंग आ रही है। तो अब हमने जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को लिया था उसके अंदर एक फ्रिक्शनल डैम्पिंग फोर्स अगर हम ऐड कर दें तो वो डायरेक्टली जो है ना उसकी वेलोसिटी के साथ ऐड हो जाएगी। यानी अगर हम उसके अंदर कोई फ्रिक्शनल डैम्पिंग फोर्स को ऐड कर दें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी उसकी वेलोसिटी के साथ। जिस तरीके से वो मूव कर रहा है वो उस तरीके से मूव नहीं कर सकेगा। उसके अलावा एक और एग्जांपल भी आप यूँ ले सकते हो कि अगर फ्रिक्शन है तो किसी विस्कस फ्लूइड के अंदर वो फ्लो कर रहा है, जैसे आपके पास कोई शॉक एब्जॉर्बर होता है। जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ियों के शॉक्स होते हैं उनके अंदर ऑयल लुब्रिकेंट्स यूज किए जाते हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं कि उस शॉक एब्जॉर्बर को जब एक सर्टन एक फ्लूइड के अंदर रखा जाता है तो वो काफी हद तक शॉक्स को उसके अंदर लगने वाले जर्क को कंट्रोल कर लेता है। इसी तरह से जैसे स्लाइडिंग सर्फेसेस हैं उनके दरमियान हम लुब्रिकेंट्स यूज करके या पॉलिशिंग से हम उसको मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ये फ्रिक्शनल फोर्स को जब ऐड करते हैं तो आपको ये याद होगा कि जब हमने पहले फोर्स बनाई थी तो उस वक्त हमने कहा था कि F इज इक्वल्स टू के एक्स, यानी F इज इक्वल्स टू के एक्स या F इज इक्वल्स टू जो रीस्टोरिंग फोर्स थी माइनस के एक्स। ये आइडियल सिस्टम था जो हम ये ऊपर देख रहे हैं। अगर हम इसको फ्रिक्शनल वैल्यूज में अगर लेकर आए तो हम लिखेंगे के एक्स और इसके साथ एक b टाइम्स v of x, let's say that could be equals to m a of x। या मैं यहाँ पे मैंने दो चीजें यूज कर रहा हूँ, एक ये भी मैंने x यूज किया और एक ये भी सबस्क्रिप्ट में यूज किया। इसका मतलब है कि ये एक्सेलरेशन सिर्फ हम 1d के अंदर ले रहे हैं, इसी तरह से वेलोसिटी भी 1d के अंदर ले रहे हैं। जब हमने डैम्पिंग फोर्स इंट्रोड्यूस की है तो डैम्पिंग फोर्स ये वाली है, ठीक है, where b is the constant and v is the velocity of the particle जिससे वो डैम्पिंग कर रही है। तो ये डैम्पिंग फोर्स जो है ना that would be proportional to the velocity, यानी इसको हम यूं कह सकते हैं कि ये F is equals to bx b v बनती है, यानी b is the constant और साथ ये वेलोसिटी से साथ आ जाएगी। तो इसको हमने अपनी इस वाली इक्वेशन के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसके अंदर हमने इसको एडअप किया। अच्छा, एडअप करने के बाद अब इसको मैं थोड़ा सा अगर रीअरेंज कर लूँ तो ये बेसिकली डी एक्स बाई टी टी कहलाएगा, ये वेलोसिटी जो है, और एंड दैट इज इक्वल्स टू एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ठीक हो गया, इसको आप भले इक्वेशन नंबर 1 या ए या कुछ भी कह सकते हैं। अभी आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, तो मैंने आपसे कहा था कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका एक सोल्यूशन बनता है। तो इसका हम जो सोल्यूशन सपोज करते हैं मैथमेटिक्स के नॉलेज के ऊपर, वो ये होता है कि जी जो x है that could be equals to a times e to the power minus b by 2m
टाइम्स ये इसको ना ब्रैकेट में कर लें, टाइम्स टी, और इसके साथ आपने कॉज ऑफ ओमेगा प्राइम टी प्लस ऑफ साई, ये इसका एक वेव फंक्शन, जैसे पिछली दफा हमने किया था तो x इज इक्वल्स टू ए कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस साई आया था। अब यहाँ पर ये ओमेगा प्राइम है, एक चीज तो ये ओमेगा प्राइम क्या है ये हम देखते हैं, और साथ ये वाला एक फैक्टर हमारे पास ऐड हुआ है। ये फैक्टर क्यों ऐड हुआ है? ये एक्चुअली इस टर्म की वजह से ऐड हुआ है, जो वेलोसिटी वाली टर्म थी ये उसकी वजह से यहाँ पे आया है। इसमें हम ये आप देख रहे हैं कि जब इस सब चीज को हम लीनियर बनाएंगे ना तो ये d/2m जो है हमारे पास एक कांस्टेंट की फॉर्म में आता है। अच्छा, अब इसमें एक बात अपने जहन में रखिएगा कि इस चीज के अंदर हमने अब जो मालूमात हासिल करनी है वो बेसिकली ऑसिलेशन है, और इसके अंदर डैम्पिंग आ रही है। तो इस सोल्यूशन को अगर हम चेक करना चाहें, जो प्रीवियस हमने स्लाइड में देखा है, जो कि था हमारे, मैं दोबारा उसको लिख देता हूँ, x इज इक्वल्स टू a एक्सपोनेंशियल b/2m विद ब्रैकेट और माइनस साइन के साथ t और कॉज ऑफ ओमेगा प्राइम टी प्लस साई। ठीक है, इसमें ये टर्म मैंने आपको बताया वेलोसिटी की, और बाकी टर्म आपको याद होगी। और इसमें अब साई क्या है, साई प्राइम क्या है, सॉरी ओमेगा प्राइम क्या है। ओमेगा प्राइम अभी हम देख लेते हैं। अगर आप इस सोल्यूशन का पहला डेरिवेटिव लें, यानी डी एक्स बाई डी टी लें और फिर डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर लें, और इसको उठा के अपनी इक्वेशन में पुट करें, जो बेसिक इक्वेशन थी आपकी, माइनस के एक्स माइनस डी एक्स बाई डी टी और इज इक्वल्स टू m टाइम्स डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, तो आपके पास ये सोल्यूशन दोबारा वही इक्वेशन दोबारा से डेवलप हो जाती है। इसका मतलब है कि यही इसका सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन चेक करने का एक तरीका भी है। तो अब इसमें ओमेगा क्या है, ओमेगा प्राइम क्या है? ओमेगा प्राइम इज, जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं ना तो ओमेगा प्राइम आपके पास आ जाता है k/m माइनस बाय 4m²। ठीक है जी। सो अब इसमें ये जो फैक्टर है ना, ये ओमेगा प्राइम, वैसे पहले ओमेगा आपके पास था √k/m, लेकिन अब उसमें b²/4m² भी आ गया। b/2m जो था ना उसका स्क्वायर हमने कर दिया। तो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक फैक्टर है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो फैक्टर है जी आपके पास e⁻⁻b/2m मल्टीप्लाइड बाय t। ठीक है, ये जो है ना ये कांस्टेंट नहीं है। ये फैक्टर जो है, ये आप देख रहे हैं b और m, ये तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, लेकिन ये इट डिपेंड्स अपॉन t, ये कांस्टेंट नहीं है, इट्स नॉट कांस्टेंट बट डिपेंड्स अपॉन टाइम। तो जो चीज अब आपके पास टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी ना, उस फैक्टर को हम किस तरीके कार से देखेंगे। इसका मतलब है अगर ये चीज, ये वाला जो फैक्टर था, ये वाला, इसमें b/2m आ रहा है ना, तो ये जो फैक्टर है ये बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा डैम्पिंग फैक्टर था, जिसकी वजह से हम इस एक्सपोनेंशियल की तरफ आए हैं। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ओमेगा प्राइम है ना, अगर मैं ओमेगा प्राइम की वैल्यू को 0 के इक्वल ले लूँ, तो इसका मतलब है कि ये सारा फैक्टर जो है 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब है मैं अगर इसका स्क्वायर भी ले लूँ तो ये k/m b²/4m², अगर मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ तो आपके पास ये इस तरह का फैक्टर बन जाएगा, जो कि इक्वल टू है 0 के। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये k/m दैट इज इक्वल्स टू b²/4m²। और यहाँ से अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक m को इससे कैंसिल आउट कर दें, और तो आपके पास जो b की वैल्यू आ जाती है, b इज इक्वल्स टू, या b² ले लें पहले, b² इज इक्वल्स टू 4m²। और यहाँ से अगर आप इस कांस्टेंट को देखना चाहते हैं तो ये b जो होगा दैट कुड बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स √m टाइम्स k। अच्छा, अब इसमें ये जो फैक्टर था ना, यही वो b वाली वैल्यू थी ना, जो पिछले स्लाइड में हम देख रहे थे कि -p टाइम्स v हमने एक जगह पे लिखा था। तो उसमें ये कांस्टेंट था, उस कांस्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, m और k के प्रोडक्ट के ऊपर। जबकि पहले आपने ऑसिलेशन में इसको देखा था कि ये k/m था, यहाँ पर ये डिवीजन वाले फैक्टर में था, यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन वाले फैक्टर में आ गया। अच्छा, अब इसमें हमें ये अंडरस्टैंड क्या करवा रहा है, ये बताता है कि अगर आपका b की जो वैल्यू है, अगर ये ग्रेटर होगी यानी लार्जर वैल्यू होगी, तो इसका मतलब होगा कि अगर b की वैल्यू बड़ी है तो डैम्पिंग भी लार्ज होगी।
ठीक है। और अगर आपके पास b की वैल्यू स्मॉल आ जाती है, इस b की वैल्यू यानी यहाँ पे जो फैक्टर आता है उसकी वैल्यू स्मॉल आती है, तो इसका मतलब होगा कि जो डैम्पिंग है वो भी स्मॉल हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये वो फैक्टर्स हैं। इसका मतलब है कि अच्छा, एक और भी इसमें एक तीसरी चीज भी इंपॉर्टेंटली आ जाती है, वो भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं यहाँ पे, कि अगर b का फैक्टर जो है, इफ b इज ग्रेटर देन 2/√km, तो इसको हम हुर्फे आम में बोलते हैं ओवर डैम्पिंग। ठीक है। ओवर डैम्पिंग का मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है वो बड़ी तेजी के साथ अपनी एनर्जी को डेसिपेट कर रहा है, और वो ओवर डैम्पिंग कर रहा है, तो और वो उसके अंदर एक इक्विलिब्रियम टाइप की चीज आपके पास डेवलप हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें ना एक और आप फैक्टर अपने ध्यान में रखें कि अगर हम जब x को लेके आ रहे थे, तो x को अगर मैं कुछ यूं लिखूं कि c1 e⁻ अल्फा टाइम t, और प्लस c2 e⁻ -अल्फा 2 टाइम्स t, इसको a भी आप कह सकते हो, अल्फा भी कह सकते हो। तो ये जो c1 और c2 है ना, इन दोनों को हम अपनी आसानी के लिए डैम्पिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, डैम्पिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं। और जो बाकी जो फैक्टर्स हैं उनको हम निकालने के लिए इनकी मदद ली जा सकती है। अच्छा, अगर एक कंडीशन ये भी है कि अगर बी की वैल्यू लेस देन उसके वैल्यू आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका सिस्टम जो है वो अंडर डैम्प है। अंडर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग का सिस्टम, अंडर डैम्पिंग का मतलब ये होता है कि सिस्टम जो है ना वो स्टीडीली डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड में है। अच्छा, स्टीडीली का मतलब होता है बड़े कांस्टेंट, इतना फैक्टर है कि वो आप फील नहीं कर पा रहे कि वो उसमें डिक्रीज है, लेकिन उसके अंदर डिक्रीज आ रहा है। तो वो फैक्टर जो होगा ना, वो आप उसको, अच्छा इसको आप देखेंगे कैसे, फॉर एग्जांपल इसको बड़ा आसान है, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क होता है ना, उसको अगर आप एक जगह हिट करके अपने कान के पास रखें, तो अब उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता फेंट हो रही है, लेकिन आप उस, वो कितनी आवाज फेंट हो रही है ये आप मेजर नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको पता चल रहा है कि उसके अंदर डिक्रीजिंग आ रही है उसके एम्पलीट्यूड के अंदर। तो इस तरह से गिटार वगैरह की जो वायर होती है, अगर उसको आप प्लग करें और छोड़ें, तो उसके बाद वो इस तरह का आपको वो देता है। अच्छा, अब ये जो चीज है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अंडर डैम्पिंग जो है, जब आप गाड़ियों में, ऑटोमोबाइल्स के अंदर की सस्पेंशन के अंदर या शॉक अब्जॉर्वर के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये वेलोसिटी डिपेंडेंट जो है ना, ये फोर्स आ जाती है। अच्छा, एक और बात भी अपने जहन में रखिएगा कि ये जो डैम्पिंग फोर्स होती है, ये जो डैम्पिंग फोर्स है, ये बेसिकली नॉन कंजर्वेटिव होती है, क्योंकि ये एनर्जी आप इस्तेमाल तो नहीं कर पा रहे ना, ये तो डेसिपेट हो रही है, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ठीक है। तो ये जो डैम्पिंग फोर्स है ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा, अब हम अगर इसकी एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करें, तो हम देखते हैं कि इससे हमें क्या और फायदा हासिल हो सकता है। तो उसके लिए हम छोटा सा एक और टॉपिक खोल लेते हैं अपने पास, कि लेट से अगर हमने एनर्जी लिखनी है, लेट से, तो एनर्जी, टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, आपको बताया कि ½ mv² प्लस ½ kx²। अब इसको अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं एनर्जी का, तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसका जो डेरिवेटिव बनेगा m, लेट से इसको मैं सिर्फ x एक्सिस के लिए लेता हूँ, तो ये dv/dt बन जाएगा, प्लस k टाइम्स x dx/dt। ये डेरिवेटिव यानी ब्रिंग्स द पावर टू द बेस, रिड्यूस वन फ्रॉम द पावर एंड टेक द डेरिवेटिव ऑफ रिमेनिंग फंक्शन। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m बाहर है, vx उसी तरह से आ जाएगा, और डेरिवेटिव इसका dv/dx। सिंपली सेम केस यहाँ पे अपने अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं और यूं लिख दूं, यानी m टाइम्स vx टाइम्स ax, और प्लस k टाइम्स x टाइम v ऑफ x। ये x जो है ना सबस्क्रिप्ट में, a और ये वाला और ये v वाला ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ से मुझे जो कॉमन चीज मिल रही है वो वेलोसिटी मिल रही है, दैट इज v ऑफ x। तो ये बनेगा m टाइम्स a ऑफ x प्लस k टाइम्स x। तो ये जो है ना, आपके पास कुछ इस किस्म की इक्वेशन जो है वो एक डेवलप होती है। ठीक है, इसको मैं लेट्स से इक्वेशन नंबर बी कह देता हूँ।
अच्छा, अब हम यूं करते हैं कि इसको ना इस इक्वेशन के मुताबिक जरा डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि हमने ये चीज तो देखी हुई है ना कि m टाइम्स a टाइम्स प्लस के एक्स इक्वल्स टू माइनस बी टाइम्स v ऑफ x, जो कि आपके पास, जिसको हम यूं भी कहते रहे हैं कि ये b टाइम्स डी एक्स बाई डी टी है, यानी इस x के लिए हम यूं भी लिखते रहे हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन में से ये जो चीज है, ये मेरी पुरानी इक्वेशन है जो पहले पिछले स्लाइड में हमने देखी थी, और ये अभी की इक्वेशन है। इसमें ए m टाइम्स ए एक्स के एक्स जो है ये लिखा हुआ है, इसकी जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसकी ये जगह वैल्यू पुट कर दूं तो ये आपके पास कुछ इस तरह का इक्वेशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है जी, यानी इस वैल्यू को पुट किया है इक्वेशन नंबर बी में। ठीक है, तो ये जो माइनस साइन है ना, तो अब इसको जब इकट्ठा करके लिखेंगे तो लिखा जाएगा माइनस बी टाइम्स वी एक्स का स्क्वायर। ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये बता रहा है कि एनर्जी जो है वो आपकी डेसिपेट हो रही है। ठीक है, यानी डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ एनर्जी कांस्टेंट है या नहीं। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्लस साइन होता तो उसका मतलब एनर्जी बढ़ रही है, जो कि ऑलरेडी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि जो आपकी एनर्जी है टाइम के साथ साथ रिड्यूस हो रही है, उसके अंदर डैम्पिंग आ रही है और कॉन्टिन्यूस डिक्रीज है उसके अंदर। तो इस कॉन्टिन्यूस डिक्रीज को फिर हम इस तरीके कार से देख लेते हैं कि ये जो कॉन्टिन्यूस डिक्रीज उसके अंदर आ रहा है, ये उसके अंदर डैम्पिंग लेके आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको मैं कहूं कि डी ई बाई डी टी जो होता है ये क्या चीज होती है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो ये पावर है, और पावर की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, माइनस बी टाइम्स वी एक्स स्क्र। ये आपने पढ़ा होगा ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो ये बेसिकली इसके डायमेंशन पावर के बनते हैं। तो डैम्प्ड ऑसिलेटर का जो काम है, इसका मतलब है कि वो एनर्जी जो पावर है आपकी, वो रिड्यूस करता हुआ चला जा रहा है, उसके अंदर कॉन्स्टेंटली वो चीज जो है वो डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिमिलर बिहेवियर जो है ना, वो आपको इस तरह के नजर आएंगे जब हम आपने जो एफएससी में पढ़ा हुआ होगा, जिसके अंदर हम कहते हैं कि इंडक्टेंस है या कैपेसिटेंस है। इस तरह के बिहेवियर के अंदर भी आप इस तरह की डैम्पिंग देखा करते थे जब आप उसकी इंपीडेंस वगैरह कैलकुलेट करते थे। तो डैम्पिंग जो है ना, याद रखिएगा कि जब किसी सिस्टम के अंदर डैम्पिंग आ जाए, क्योंकि रियल सिस्टम्स में लाजमन डैम्पिंग आती है, जब किसी सिस्टम के अंदर डैम्पिंग आ जाए तो हम इसको वैनिश नहीं कर सकती है। ठीक है, हम इसको वैनिश नहीं कर सकते, बल्कि हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अब मिनिमाइज करने के बहुत सारे वेज हैं। कैसे, अगर दो सर्फेसेज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं, तो उनके दरमियान हम कोई ऑयल यूज कर लें, लुब्रिकेशन कर दें, या उस सरफेस को पॉलिश कर दें, तो इस तरीके कार से हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं डैम्पिंग के फर्क को, जिसकी वजह से उसकी पावर कम से कम डेसिपेट हो, लेकिन हम उसको खत्म नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो इसलिए याद रखिएगा कि डैम्पिंग जो होती है ये फिर खत्म नहीं हो सकती, ये मिनिमाइज होती है, और हर रियल सिस्टम के पास डैम्पिंग होगी, वो अपनी पावर डेसिपेट करेगा। आइडियली ऐसा नहीं होता, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता है। तो उसको हम डिफरेंट काम कर से ऑयल लुब्रिकेशन करके, उसकी सर्फेसेस को पॉलिशिंग करके, तो हम उस जो डैम्पिंग है उसकी उसको रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे हमारी पावर जो है ना वो रिडक्शन जो है वो कम हो जाए। तो इससे हमें ये फायदा हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास ना ये जो दूसरे वाला है, इसके साथ एक जो सेकंड टॉपिक होता है, वो है आपके पास फोर्स्ड ऑसिलेटर।